जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्षप्रीत कौर और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस। वीडियो का टॉपिक है फूड क्राइसिस, मतलब कि जब हमारे इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है कि हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट नहीं होती कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। तो क्या हुआ, देखिए जो 1940s का टाइम पीरियड था, 50s का टाइम पीरियड था, वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ रेट थी वो थोड़ी ही ऊपर थी एज कंपेयर्ड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, पॉपुलेशन जिस रेट से इंक्रीज कर रही थी उससे थोड़ा सा ही ऊपर हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट था। मतलब आने वाले फ्यूचर में हमें या तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जानी है। अब देखिए क्या होता है 1965-67 के टाइम पीरियड के बीच में, मतलब 3 साल 65, 66 और 67 में ड्रॉट कंडीशंस जो हैं क्रिएट हो जाती है इंडिया के अंदर, मतलब कि सूखा पड़ जाता है बहुत ज्यादा। उसकी वजह से क्या होने वाला है, देखिए फेमाइंस जो हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी, मतलब भुखमरी, जिसकी वजह से देखिए पहले खाना नहीं है तो क्या होने लगेगा, माल न्यूट्रिशन होने लगेगा, लोगों के अंदर जो है न्यूट्रिशन नहीं जा पाएगा, ठीक है, वो काफी कमजोर होने शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह से जब डेथ होगी तो फेमाइन लाइक कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। और साथ ही वो टाइम पीरियड था जब इंडिया के अंदर 2 वॉर्स चल रही थी। इन 2 वॉर्स के बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये जो फूड क्राइसिस था ये सबसे ज्यादा जो है एक्टिव था इन बिहार। देखिए बिहार में क्या हुआ कि बिहार के 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे जो कि पहले के कंपैरेटिवली अब आधा फूड प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, मान लो पहले 100 टन, बहुत इजी एग्जांपल लेते, 100 टन किसी चीज का उगाते थे, अब 50 पर आ गए थे। और इन्हीं 9 में से 5 तो ऐसी थी जो कि 1/3 तक पहुंच गई थी, मतलब 50% से कम 9 डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, और उनमें से 5 तो ऐसी थी जो कि सिर्फ 33% तक भी पहुंच चुकी थी। तो कंडीशन बहुत बुरी थी। अब क्या होगा, बिहार के अंदर बहुत ज्यादा फेमाइन लाइक कंडीशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एक नॉर्मल पर्सन को जितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं, ठीक है, हेल्दी रहने के लिए, वो है 2450। ठीक है, बिहार के लोग वैसे 2200 कैलोरीज वाला डाइट फॉलो कर रहे थे, पर अब ऐसा टाइम आ गया था 1965 से लेकर 67 तक कि लोगों का जो एवरेज कैलोरी कंजप्शन है वो इतना गिर गया कि वो 1200 कैलोरीज तक पहुंच गया। अब क्या होगा, जब खाना कम है तो क्या होगा, खाने के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो फूड प्राइसेस जो है इंक्रीज होने लगे। प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो गई जब ऐसी पॉलिसीज थी हमारे इंडिया में, जोनिंग पॉलिसीज थी। जोनिंग पॉलिसी का मतलब है कि एक स्टेट जो है वो अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दूसरी स्टेट में नहीं भेज सकती। तो अगर पंजाब ठीक था उस टाइम पर तो वो बिहार को नहीं हेल्प कर सकता, तो इसकी वजह से बिहार जो है अकेला पड़ गया और वहां पर ऐसी डेथ होनी बहुत ज्यादा शुरू हो गई। क्या हुआ कि पिछले साल के कंपैरेटिवली डेथ जो थी इन सालों के अंदर वो 34% इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो अगर आपकी 34% डेथ इंक्रीज हो रही है तो आप सोच सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन थी। अब क्या हो रहा था, इंडिया को जोनिंग पॉलिसी की वजह से अब इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद सेल्फ सफिशिएंट तो है नहीं, हम इतना फूड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि हम अपनी कंट्री का जो है फूड को सप्लाई कर सकें। तो हम कहाँ से मंगवा रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, यूएस से। अब हमें ये बात पता चल गई कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जाना पड़ेगा, मतलब हमें खुद को इतना एबल बनाना पड़ेगा ताकि हम अपनी कंट्री को खुद ही खड़ा कर सकें। जिन कंट्रीज से हम अभी फ्री होकर हटे हैं उन्हीं जैसी कंट्रीज को दोबारा से हेल्प के लिए हमें जो है उनकी रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या करेंगे हम ऐसा कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी मिल जाएगी। एक टॉपिक है आपकी बुक में पेज नंबर 58, गवर्नमेंट कैंपेन्स रीचेस द विलेज। बहुत ही इजी सी चीज है। इसमें क्या बताया गया है कि जो फार्मर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम
हम सभी के लिए जो है उगाने वाले नहीं हैं, हम खेती नहीं करने वाले। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, विलेज विलेज जाकर बहुत सारी स्पीच दी, ठीक है। तो स्पीच देकर लोगों को, फार्मर्स को मनाया कि आपको सिर्फ अपने लिए नहीं उगाना, आपको पूरी देश आपके ऊपर निर्भर करता है। आज वही किसान जो हैं वो दिल्ली में अब तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए उस टाइम पर जो है सरकार उनको कह रही थी कि आप उगाओ, ठीक है, और आज के टाइम पर जो चीजें हमने इस टाइम पर की थी ना, आज उसी का रिवर्स हो रहा है। देखिए जो स्पीच है उन्होंने दी कि आप नेशन के लिए उगाएं, नहीं तो हमारे कंट्री की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। उसके बाद देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, फार्मिंग नेशंस प्रॉब्लम थी, इसे सॉल्व दूसरी तरीके से किया गया। बहुत पोस्टर्स वगैरह लगाए गए सुंदर सुंदर, जिसके अंदर काफी स्लोगन्स लिखे गए और हैप्पी फार्मर्स की जो है फोटोज लगा दी गई, ताकि लोगों को लगे कि हम अगर उगाते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा दैट आवर लाइफ विल बी बेटर, ठीक है। उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी के अंदर लिखा गया ग्रो मोर ग्रेन, ठीक है, और ज्यादा जो है आप ग्रेन को उगाएं ताकि आपकी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। आपके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अब देखिए हमारे भारत के अंदर एकदम से एक चेंज आने वाला है, बहुत सारे एफर्ट्स के बाद। उसे बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ग्रीन जो है प्लांट्स का, क्रॉप का सिंबल है, ठीक है, ग्रीन कलर। तो जब आपका फूड प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, जब सेल्फ सफिशिएंसी आ जाएगी फूड प्रोडक्शन के अंदर इंडिया में, उसे बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए क्या क्या किया गया। सबसे पहली बात, इंडिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब से हम ऐसा नहीं करने वाले कि जिन जगहों पर एग्रीकल्चर बहुत कम है वहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, परंतु इन्वेस्टमेंट वहां करेंगे जो जगहें बहुत ज्यादा बेटर हैं, ठीक है, जहां पर ऑलरेडी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, लोग काफी रिच हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उन जगहों पर जो है हम एनकरेज करने वाले हैं और प्रोडक्शन को। और क्या होगा कि जब हम बेटर जगहों पर, जैसे पंजाब और हरियाणा क्या है, एग्रीकल्चरल प्रॉस्परस रीजन्स हैं, वहां पर जाकर हम प्रोडक्शन जो है उससे क्या होगी, इंक्रीज होगी और कम टाइम में ज्यादा जो है प्रोडक्शन हो पाएगी, क्योंकि हमने इस फूड क्राइसिस से उभरना था। फार्मर्स को सब्सिडीज दी गई, HYV सीड्स वगैरह दिए गए। HYV मींस हाई यील्डिंग वेराइटीज। ये ऐसे सीड्स हैं जो कि काफी ज्यादा प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और इरिगेशन रिलेटेड सब्सिडी दी गई। सब्सिडी का मतलब होता है जब गवर्नमेंट आपको कुछ सस्ता दे देती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा प्राइजेस हैं वो गवर्नमेंट चुकाती है और आपको वो चीज सस्ती दे देती है। अब क्या होने लगा, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, क्योंकि ये बेटर रीजन और बेटर लोगों के ज्यादा सपोर्ट करता था, तो रिच लोग ज्यादा बेनिफिशियरी थे इस ग्रीन रेवोल्यूशन के। ये एक तरह से इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। पोलराइजेशन थी यहाँ पर, मतलब एक ही तरफ जो है ज्यादा झुकाव था हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसीज का। अब देखिए जो वीट है, सिर्फ वीट पर फोकस किया जा रहा था और आपकी जितनी भी क्रॉप्स हैं उन पर कम फोकस था। ये सेकंड डिसएडवांटेज है। उसके बाद पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के अंदर ही ज्यादा डेवलपमेंट हो पाई ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, और सारी रीजन्स जो हैं वो रिलेटिवली बैकवर्ड रह गए एग्रीकल्चर के मामले में। तो आप कह सकते हो पोलराइजेशन है यहाँ पर, ठीक है, एक तरफ को ज्यादा झुकाव है। उसके बाद देखिए इसके ग्रीन रेवोल्यूशन के मेनली दो इफेक्ट हैं। एक इफेक्ट है कि जब आपके रिच लोगों को ज्यादा जो है इससे बेनिफिट मिला, तब क्या हुआ कि पीजेंट लोग जो गरीब थे उनके लिए अपनी आवाज उठाई लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस ने। लेफ्ट विंग का क्या मतलब होता है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के होते हैं, लेफ्ट लीनिंग के लोग, मतलब कि जो कि पुअर को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं कि स्टेट का पूरा पूरा फर्ज है कि वो पुअर लोगों की हेल्प करे, ठीक है। उसके बाद देखिए मिडिल पीजेंट सेक्शंस भी काफी जगहों पर उभरे, मतलब मिडिल क्लास लोग आने लगे जिनके पास थोड़ी अच्छी खासी जमीन जो है वो है, ठीक है। तो ये दो मेन रिजल्ट थे ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन।
अब हम बात करेंगे व्हाइट रेवोल्यूशन की। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लिया। व्हाइट कलर का होता है मिल्क, दूध। तो आप याद रखेंगे जब मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई थी उसे बोला गया मिल्क रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, जो सबको चेंज कर दे। अब देखिए क्या हुआ, एक कंपनी थी जिसका नाम था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। काफी बड़ा नाम है। गुजरात के अंदर थी ये, कोऑपरेटिव फार्मिंग करती थी। ये कोऑपरेटिव मतलब सभी काफी सारे लोगों का एक ग्रुप था जो कि ऐसा कर रहा था। किससे रिलेटेड था? मिल्क से। ठीक है, लिमिटेड आपको एंड में लगा देते हैं। तो कंपनी का नाम था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसके जो है एक हेड थे जिनका नाम था वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को बोला जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इनका व्हाइट रेवोल्यूशन में काफी बड़ा रोल रहा था, इसलिए ही इज कॉल्ड मिल्क मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आनंद गुजरात के अंदर है जो कि वहां पर जो है अमूल, आपको पता है अमूल जो है सभी जो मिल्क है कहाँ से लेते हैं? अमूल कंपनी से। तो इन्होंने आनंद गुजरात के अंदर अमूल कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, अब ये जो कंपनी जो है, ये जो प्रोडक्ट है अमूल, उसका क्या मोटिव था? इन्होंने ऑपरेशन फ्लड 1970 के अंदर जो है वो लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन फ्लड का, इस व्हाइट रेवोल्यूशन का क्या मेन मकसद था कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो मिल्क जो है लोग नॉर्मल पीपल जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और जो आपके कंज्यूमर हैं जो कि ये पैकेट खरीदते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है काफी डायरेक्ट लिंक जो है एस्टैब्लिश किया जाए। ठीक है, इससे क्या हुआ, ये ऑपरेशन फ्लड जो था आपका मिल्क प्रोडक्शन को इतना बढ़ा देना कि ऐसा लगे कि फ्लड ही आ गई है मिल्क की। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो मिडिल मैन है उनकी एलिमिनेशन हो गई। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में काफी एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हो गया। 2.5 मिलियन जो है विलेजर्स कनेक्ट हुए इस अमूल के साथ सिर्फ गुजरात के अंदर। तो 2.5 मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर्स गुजरात के अंदर जो हैं इसके साथ एसोसिएट हुए। ठीक है, ये जो ऑपरेशन फ्लड था, व्हाइट रेवोल्यूशन था, इसका मेन जो मोटिव था वो था टू एलिमिनेट द मिडिल मैन, रूरल डेवलपमेंट करना, पॉवर्टी एलिवेशन करना, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पॉवर्टी मतलब गरीबी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना और वुमेन एम्पावरमेंट करना। ठीक है, तो ज्यादातर इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे दे वर विमेन। ठीक है, तो नारी सशक्तिकरण हुआ इस ऑपरेशन फ्लड से। तो एक बार ही रुकें और रिवाइज करें, फिर चलते हैं अगली वीडियो पर, अगले टॉपिक पर। आपको लिंक जो है नोट्स का डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है लेटर डेवलपमेंट्स। मतलब अब हमने देख लिया कि कैसे हमने शुरुआती तौर से प्लानिंग कमीशन बनाई और उसने फर्स्ट ईयर प्लान बनाया, 5 ईयर प्लान बनाया, सेकंड बनाया। उसके बाद क्या क्या हुआ, ये फूड क्राइसिस हो गया। ठीक है, काफी रेवोल्यूशंस हो गए आपके, गवर्नमेंट ने काफी सब कुछ किया। ठीक है, कंट्रोवर्सीज बहुत रही। अब इन सभी चीजों के बाद क्या होने वाला है, देखिए नेहरू जो हैं आपके, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनकी भी बहुत जल्द डेथ हो जाती है। उसके बाद उभर कर आती हैं एज अ स्ट्रॉन्ग पॉपुलर लीडर ऑफ इंडिया जिनका नाम था इंदिरा गांधी, डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंदिरा गांधी ने क्या किया, स्टेट का रोल ज्यादा कर दिया, मतलब कि जो आपकी गवर्नमेंट है उसका रोल ज्यादा कर दिया। इन्होंने 14 बैंक्स को जो कि पहले प्राइवेट थे इन्होंने नेशनलाइज कर दिया उन बैंक को, मतलब कि गवर्नमेंट के अंडर ले आई इंदिरा गांधी 14 प्राइवेट बैंक्स को। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या किया, सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया अपनी गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो ज्यादा कर दिया। 14 बैंक्स जो कि प्राइवेट थे उन्हें नेशनलाइज कर दिया। प्रो पुअर प्रोग्राम्स चलाए। ठीक है, गरीबी हटाओ इनका बड़ा नारा था। ठीक है, मोदी जो है उनका नारा है सबका साथ सबका विकास।
अच्छे दिन आएंगे, पर आते नहीं हैं। ठीक है, सभी पॉवर्टी को लेकर लोगों के साथ जो है एक तरह से एक गेम खेल जाते हैं, जीत जाते हैं, परंतु वो पॉवर्टी पहले भी नहीं हटी जब इंदिरा गांधी थी और अब भी नहीं हट पा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, क्योंकि सोशलिस्ट पैटर्न हमने अपना लिया बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से 1950 टू 80 तक हमारी जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट है हमारी जो, वो 3.5% तक पहुंच गई। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस रेट पर ग्रो कर रही है, 3 to 3.5% के बीच में। ठीक है, क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि करप्शन बहुत है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन है, तो ऐसा सब कुछ हो रहा था। अब हम चलते हैं अपने एक एडेड टॉपिक पर जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग जो है आपको रेफरेंस मटेरियल में मिल जाएगा। इसका मटेरियल ये चैप्टर में नहीं गिवन है, परंतु ये ऐड कर दिया गया है। एक और टॉपिक है एनडीसी, उसकी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। वो ऐसा टॉपिक है जो कि तीनों सोर्सेज में नहीं है, ना ही बुक 1 में, बुक 2 में भी नहीं है, और रेफरेंस मटेरियल जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करेंगे आप तो आपको सारे एडेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो एनडीसी जो है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाला एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया गया बाय नरेंद्र मोदी, जिसका नाम है नीति आयोग। आयोग का मतलब होता है कमीशन। ठीक है, ये एक्चुअल में है अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, ये सोच विचार करने वाला एक कमीशन है जो कि सजेशन करने का काम करने वाला है। अब देखिए, आपको पता है कि आपका जो प्लानिंग कमीशन थी वो काफी ज्यादा सोशलिस्ट थी। आज का टाइम ग्लोबलाइजेशन का है, 21st सेंचुरी के अंदर आपकी ये प्लानिंग कमीशन ज्यादा कुछ काम नहीं कर पा रही थी। तो 15 अगस्त जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है 2014, जो कि मोदी जी का फर्स्ट ईयर था। ठीक है, इन्होंने एक चेंज किया, इन्होंने अनाउंसमेंट की कि हम इस प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करने वाले हैं और एक नया इंस्टीट्यूशन लेकर आएंगे जिसका नाम होगा नीति आयोग। अब देखिए 1 जनवरी 2015 को ये जो नीति आयोग है उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, मतलब कि जो भी सारा एस्टैब्लिशमेंट है वो हो जाएगा 1 जनवरी 2015। वेरी इजी टू लर्न। ठीक है, तो याद रखेंगे कब बना था नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। इसका काम क्या था, इंपॉर्टेंट और टेक्निकल एडवाइस देना हमारी गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी। ठीक है, तो मतलब ये हर एक लेवल पर काम करने वाली है। ये जो नीति आयोग है इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है, एक्स ऑफिशियो कौन होते हैं, जिनकी प्रिविलेज के नाम पर जिन्हें बना दिया जाता है। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो कि जिनके पास ऑलरेडी प्रिविलेज है। ठीक है, तो कौन है, पीएम है हमारे। उसके बाद वाइस चेयरपर्सन कौन है, वो बनेंगे जो कि पीएम अपॉइंट करेंगे। ठीक है, पीएम वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग को अपॉइंट करते हैं। हमारे सबसे पहले नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन, मतलब सेकंड नंबर पे जो चेयरपर्सन है, इनसे तो नीचे होंगे। ठीक है, फर्स्ट जो थे वो थे अरविंद पानागड़िया। जो अब हैं, करंट हैं, उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, तो आप बताएं इसका ट्रिक कि हम कैसे लर्न करें, जैसे हम ट्रिक्स को यूज करके करते हैं। तो जो सबसे अच्छा कमेंट होगा, आई विल पिन दैट कमेंट, तो कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें। अब देखिए, इस नीति आयोग ने बॉटम अप अप्रोच अपनाई। इसका क्या मतलब है, बॉटम अप, देखो बॉटम पे कौन है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ऊपर कौन है, यूनियन गवर्नमेंट, आपकी सारी केंद्र सरकार है ऊपर। ठीक है, तो ये नीति आयोग क्या कर रही थी, नीचे के जो व्यू पॉइंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो व्यू पॉइंट है वो भी ऊपर लेकर जाने वाली है। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच को यूज करते हुए इसने फेडरलिज्म का काफी ज्यादा जो है सपोर्ट किया। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, जब पावर जो है एक से ज्यादा लेयर्स में डिवाइड कर दी जाए कंट्री के अंदर। पहले यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, फिर आपकी राज्य सरकार है, फिर लोकल गवर्नमेंट्स है। तो हमने क्या किया है, वी हैव डिवाइडेड द पावर
इनटू द लोअर लेवल्स, तो उसे बोलते हैं फेडरलिज्म। तो इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है नीति आयोग ने। ठीक है, सो दैट इज इट। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनडीसी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच।